तो कैसे हैं आप सब। तो आज से हम HCS 2024 प्रीलिम्स के लिए जो कि 11 फेब को होने जा रहा है उसके लिए एक वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हमारा ये टारगेट रहेगा कि 11 फेब तक हम आपको पूरा इंपॉर्टेंट सिलेबस रिवाइज करा दें। देखिए ये पूरी तरीके से ये वीडियो जो है वो रिवीजन बेस्ड वीडियो है। आप यहां से एक बहुत अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। इस वीडियो सीरीज का टारगेट ही ये है कि आप रिवाइज अच्छा कर पाए, आप जितना हो सके कितना आप रीगेन कर सकते हैं फैक्ट्स को वो अच्छे से कर पाए। साथियों HCS का जो पेपर है आप देखेंगे पास्ट ईयर पेपर्स को भी तो काफी डायनामिक हो गया है। इतना डायनामिक पेपर आ रहा है कि हमें फैक्ट्स पे तो बहुत ही ज्यादा ये कमांड की जरूरत है, क्योंकि अगर फैक्ट्स पे कमांड नहीं होगा तो इट इज हार्ड टू क्लियर द एग्जाम, इट्स हार्ड टू क्लियर द एग्जाम। सो इसी चीज को ध्यान में रख के हमने ये पूरा वीडियो सीरीज स्टार्ट किया है। इसमें हम पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से और भी जो वेरियस डोमेन्स हैं, चाहे करंट अफेयर है, वहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाएंगे और एक जल्दी से रिवीजन को पूरा कराएंगे पूरे एक टॉपिक का। तो आज की इस क्लास में हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को रिवाइज करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, पॉलिटी में इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। यहां से क्वेश्चन मोर और लेस आता ही आता है। यहां से क्वेश्चन आप देखेंगे एक दो बार लगातार आता जा रहा है। इस साल चांसेस ज्यादा है इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन आने के। इलेक्शन कमीशन क्योंकि 2024 के अंदर इलेक्शन भी है और इलेक्शन कमीशन के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को हम पूरा कवर करेंगे। साथ ही आप लक्ष्मीकांत में देखेंगे तो टोटल अराउंड हर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे एक चैप्टर है, वो भी 3-4 पेज का। और आप अगर उसको पढ़ने बैठेंगे तो एक महीने में तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप पूरा ही चैप्टर एकदम से लगातार लाइन टू लाइन पढ़ते रहें। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस किया है। जो फैक्ट्स पेपर में पूछे जाते हैं उन्हीं फैक्ट्स को हमने डिस्कस किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं कौन कौन सी। एक क्वेश्चन तो यहीं से आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा तो आपको याद रखना है सबसे पहले यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कैग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये दोनों भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। फाइनेंस कमीशन, जीएसटी काउंसिल एंड स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो आपको ये याद होना चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडीज होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, जिनका नाम संविधान में निहित है, वो बॉडीज क्या होती हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को कि यूपीएससी क्या है। तो चलिए यूपीएससी को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 315 टू 323 में है। पार्ट 14th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये आती है। पार्ट 14th आर्टिकल 315 से 323, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, दोनों ही इन्हीं आर्टिकल्स के अंदर और इसी पार्ट के अंदर है। यूपीएससी में जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, यानी कि यूपीएससी के मेंबर्स की और चेयरपर्सन की, उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। वहीं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में अपॉइंटमेंट्स को गवर्नर करता है, यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट गवर्नर करते हैं उस स्टेट के। पर यहां पे ध्यान आपको ये देना है कि इनका रिमूवल जो है ना, दोनों का ही, चाहे यूपीएससी के मेंबर्स हो या एसपीएससी के मेंबर हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनका रिमूवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये फैक्ट यहां से क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। साथियों यूपीएससी और एसपीएससी के जो मेंबर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन हमारे संविधान के अंदर नहीं लिखी गई है कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। ऐसी क्वालिफिकेशन हमारे संविधान में मेंशन नहीं है। बस एक कन्वेंशन चलती आ रही है कि कोई भी मेंबर होगा उसको 10 साल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम किया होना चाहिए, यानी कि सरकारी नौकरी पे अच्छे पद पे वो हो। ये एक कन्वेंशन है, ऐसा संविधान में नहीं लिखा गया है। आपसे क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, और वहां पे आगे लिख दिया जाएगा कि 10 ईयर का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वर्क करना होना चाहिए। आपको लगा 10 ईयर तो है, बट इट इज नॉट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कन्वेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्वालिफिकेशन को मेंशन नहीं किया गया है। ऐसे ही मेंबर्स जो है कि कितने मेंबर्स होंगे, ये कोई स्पेसिफाइड नहीं है हमारे संविधान में। देखिए ये यूपीएससी के अंदर तो
प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है, ये विवेकाधीन है कि वो कितने भी मेंबर्स को कर सकते हैं, पर इन जनरल 9 से 11 मेंबर यूपीएससी में होते हैं। वहीं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की हम बात करें तो ये पावर गवर्नर के पास होती है, गवर्नर के विवेक पे है कि वो कितने भी मेंबर्स को रख सकते हैं। अब हम टेन्योर की बात करते हैं तो यूपीएससी में जो टेन्योर है वो 6 इयर्स तक मैक्सिमम या फिर 65 एज तक होता है। वहीं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर 6 साल या 62 की एज तक होता है। अब सैलरी की बात करते हैं तो यूपीएससी मेंबर्स को सैलरी जो है वो उनको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती है, सीएफआई से। इट इज चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में चार्ज्ड अपॉन और मेड फ्रॉम में क्या डिफरेंस होता है, ठीक, वो हम नेक्स्ट सीरीज में कभी भी डिस्कस करेंगे जब पार्लियामेंट हम कराएंगे। वहीं एसपीएससी मेंबर की जो सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आती है। पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि इन दोनों की जो पेंशन है, पेंशन यहां से क्वेश्चन आया है, पेंशन दोनों की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है, ये चीज आपको याद रखनी है। रिजाइन की बात करें, देखिए रिमूवल का मैंने आपको बताया दोनों को प्रेसिडेंट करेगा, बट रिजाइन किसको देंगे, तो यूपीएससी मेंबर प्रेसिडेंट को रिजाइन देते हैं और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स और चेयरपर्सन है वो गवर्नर को रिजाइन देते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। रिमूवल बताया, रिमूवल के अब टोटल 3 ग्राउंड है, ये तीनों ग्राउंड आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट इज इंसॉल्वेंट, सेकंड पेड एम्प्लॉयमेंट पे है या कहीं भी, अनफिट है, ठीक, माइंड से या इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, अनफिट टू कंटिन्यू सर्विस और इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, ये 3 ग्राउंड मेंशन है। इसमें अनसाउंड माइंड कहीं भी नहीं लिखा गया है, तो ये चीज आपको याद रखना, अनसाउंड माइंड नहीं है रिमूवल का पार्ट। एक मैं आपसे एक चीज और आपको एक्स्ट्रा नॉलेज यहां पे शेयर करता हूं कि देखिए यूपीएससी का जो मेंबर है वो फर्दर एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते, वो या तो यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बन सकते हैं। वहीं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर होते हैं वो भी फर्दर एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते गवर्नमेंट में, वो या तो स्टेट पब्लिक उसी स्टेट के चेयरमैन बन सकते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, या किसी दूसरी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बन सकते हैं, या यूपीएससी के मेंबर बन सकते हैं, या यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं। और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन होते हैं वो सिर्फ यूपीएससी मेंबर और यूपीएससी चेयरमैन बन सकते हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ऐसे ही ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है जिसको पार्लियामेंट क्रिएट करता है, यानी कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जिनको पार्लियामेंट क्रिएट करता है। इनमें अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट देखते हैं और इसकी एज होती है 6 ईयर, जो चेयरमैन या फिर जो मेंबर्स अपॉइंट होते हैं उनकी एज होती है 6 साल या फिर 62 की एज तक, जो कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर की थी। अब आपको एक बात और याद रखनी है कि देखिए यूपीएससी को वॉचडॉग ऑफ इंडियन मेरिट सिस्टम बोला जाता है। ये किसको बोला जाता है, यूपीएससी को वॉचडॉग ऑफ इंडियन मेरिट सिस्टम बोला गया है। रिपोर्ट प्रेसिडेंट को करती है यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन गवर्नर को रिपोर्ट करता है। अगर देखिए यूपीएससी जो है ना वो डिसिप्लिनरी एक्शंस भी ले सकती है किस पे, जो ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑफिसर्स होते हैं। बट देखिए सीवीसी का भी यही काम होता है, करप्शन वगैरह के चार्जेस को देखना, डिसिप्लिनरी मैटर्स को देखना, और यूपीएससी भी देखता है। तो सीवीसी और यूपीएससी में कभी भी डिस्प्यूट होता है किसी चीज को लेके तो इसमें यूपीएससी का जो से है वो प्रिवेल करता है, ना कि सीवीसी का, क्योंकि यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और सीवीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कोई भी मिनिस्ट्री यूपीएससी की रिपोर्ट्स को रिजेक्ट नहीं कर सकती। 2 या 2 से अधिक स्टेट यूपीएससी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमारे स्टेट में भी एग्जाम कराएंगे, ऐसा यूपीएससी कर सकती है। और यूपीएससी सिर्फ मेरिट बना के डीओपीटी को देता है। यूपीएससी का काम ना रिजर्वेशन का है ना सर्विस एलोकेशन का है, वो सब डीओपीटी देखता है। यूपीएससी का काम सिर्फ मेरिट लिस्ट बना के और डीओपीटी को देना है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। यहां से हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है। तो देखिए अब हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 से और पार्ट 15th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। आर्टिकल 324 और पार्ट कौन सा है, संविधान का 15वां पार्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं।
अब इसमें करंट अफेयर का न्यूज़ यही है कि इलेक्शन कमीशन को लेके सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक कमेटी बनेगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी होंगे, बट गवर्नमेंट ने उस कमेटी को ओवरराइड करके और उसकी कमेटी के अंदर किसको रखा है, एक तो प्राइम मिनिस्टर खुद होंगे, होम मिनिस्टर, और दूसरा लीडर ऑफ द अपोजिशन। तो ये 3 लोगों को रखा है और इसका एक बार आप स्टडी भी करेंगे अच्छे से। क्वालिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमिश्नर्स की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वालिफिकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेस्क्राइब्ड नहीं है कि क्या इलेक्शन कमिश्नर की क्वालिफिकेशंस होंगी। मेंबर्स के बारे में भी कुछ नहीं लिखा गया कि मेंबर्स कितने होंगे, बट मेंबर्स के बारे में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि मेंबर्स की जो संख्या है उसको लेके कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात लिखी गई है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ, इफ नॉट पार्लियामेंट देन प्रेसिडेंट विल डिसाइड, कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि कितने मेंबर्स होंगे। अगर पार्लियामेंट नहीं करती तो प्रेसिडेंट भी डिसाइड कर सकते हैं। दोनों के पास ही पावर दी है। बेसिकली लक्ष्मीकांत में ये लिखा गया है कि पार्लियामेंट के पास नहीं है, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। बट देखिए जो एग्जैक्ट आर्टिकल जो लिखा गया वो यही लिखा है, पार्लियामेंट में बाय लॉ, इफ नॉट पार्लियामेंट देन प्रेसिडेंट विल डिसाइड। ये चीज़ आपको याद रखनी है। टेन्योर और सैलरी की हम बात करें तो सैलरी जो है वो डिटरमाइन करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, सैलरी कितनी होगी, ठीक। और ये सब बट सैलरी किसके इक्वल होती है, सुप्रीम कोर्ट जज के इक्वल इनकी सैलरी होती है। इनकी एज टेन्योर भी सेम है कि 6 ईयर और 65 की एज तक। रिमूवल इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है, ये प्रेसिडेंट के प्लेजर से ऑफिस को होल्ड नहीं करते, बट इनका रिमूवल सेम होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट जज का रिमूवल होता है स्पेशल मेजॉरिटी से। तो ये चीज आपको याद रखनी है। मिसलेनियस की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, यानी कि जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी में रिलेटेड टू द इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स और पार्टी के अंदर के डिस्प्यूट्स, वो सब का डिस्प्यूट इलेक्शन कमीशन का से फाइनल होता है। सिंबल अलॉट जो है वो इलेक्शन कमीशन करता है, इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कंडक्ट कराता है, वाइस प्रेसिडेंट के, लोकसभा के, राज्यसभा के, लोकसभा यानी कि जनरल इलेक्शन तो 2024 के अंदर होने जा रहे हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल के भी इलेक्शंस को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं सीएजी की। तो कैग की मैं बात करूं तो कैग जो है आर्टिकल 148 से 151 के बीच पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। कैग जो है आर्टिकल 148 से 151 से पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटरी जनरल ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन पास्ट ईयर में बहुत बार इस आर्टिकल से आया, आर्टिकल 149। आर्टिकल 149 के अंदर कैग की ड्यूटीज को डिफाइन किया गया है। कैग की ड्यूटीज को डिफाइन किया गया है कि कैग की क्या क्या ड्यूटीज होंगी, ये आर्टिकल 149 में बताया गया है। कैग को अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं, इनका टेन्योर और सैलरी पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है, 6 और 65 ईयर्स ही है। सैलरी सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर होती है, रिमूवल भी इनका इलेक्शन कमिश्नर की तरह होता है, और इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सिस्टम के ये हेड होते हैं। अब इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है कि कोई भी मिनिस्टर कैग को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता पार्लियामेंट के अंदर, ठीक। कैग फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते, इनको दोबारा सरकार में नौकरी नहीं मिलती, जबकि इलेक्शन कमिश्नर को मिल जाती है। हम सिर्फ अभी फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, जितने फैक्ट्स होंगे हम उनको रटते चलेंगे, क्योंकि देखिए फैक्ट्स स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है आपके एग्जाम के लिए। तो अब हम बात करते हैं, क्या नाम है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। तो सबसे पहले साथियों ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेसिकली एक स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब था, स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। फिर 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से यानी कि 2003 के अंदर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब बनाया गया। 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब बनाया गया। फिर 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या होता है, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को अलग कर दिया जाता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब से। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को अलग कर दिया गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब से। तो ये क्रोनोलॉजी, ये
इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आपको याद रखने हैं। 65 से तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है और 89 से SC और ST को अलग अलग कर दिया जाता है। आर्टिकल की हम बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 16 में है, आर्टिकल 338। वहीं शेड्यूल ट्राइब 338A पार्ट 16 में है और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 338 पार्ट B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास की मैं बात करूं तो ये ओरिजिनली एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी जिसको 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 से इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया। इन सब में अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट करते हैं, सबके अंदर एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है और 3 अदर मेंबर होते हैं। सबका टेन्योर 3 साल का होता है और इनका टेन्योर डिटरमाइन कौन करता है सॉरी, इनका टेन्योर प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं। इन तीनों के पास पावर ऑफ सिविल कोर्ट की पावर होती है। अब देखिए एंग्लो इंडियन से डील करते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। अब पेसा की इंप्लीमेंटेशन पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज 1996 का ये एक्ट था, इसको इन डिटेल हम पंचायती राज टॉपिक में पढ़ेंगे। तो उसकी इंप्लीमेंटेशंस को भी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स देखता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भी एग्जामिन करता है ट्राइबल एरियाज में, तो ये सारे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब देखता है। वही नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए देखता है। बेसिकली इसमें सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, ना कि सोशली और इकोनॉमिकली, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये सभी अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो प्रेसिडेंट को देते हैं। अगर मान लीजिए हरियाणा की रिपोर्ट है तो भी ये रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को ही देंगे। प्रेसिडेंट हरियाणा के गवर्नर को वो रिपोर्ट देगा और गवर्नर उसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेजेंट कराते हैं। सिमिलरली सेंटर की अगर रिपोर्ट है तो प्रेसिडेंट के पास जाएगी, प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट में भेजेंगे। तो ये था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेस। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे और अब आता है एडवोकेट जनरल एंड अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो देखिए एडवोकेट जनरल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम अटॉर्नी जनरल की हम बात करते हैं। आर्टिकल 76 पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। वहीं एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट 165 आर्टिकल पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। वो 5th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 6th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, एडवोकेट जनरल की अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं। टेन्योर दोनों का फिक्स नहीं है, टेन्योर दोनों का ही फिक्स नहीं है। सैलरी दोनों की फिक्स नहीं है, जबकि अटॉर्नी जनरल की सैलरी डिटरमाइन करते हैं प्रेसिडेंट और इधर एडवोकेट जनरल की सैलरी डिटरमाइन करते हैं गवर्नर। रिमूवल क्या है भाई, देखो दोनों ही का रिमूवल कोई स्पेसिफाइड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, दोनों के रिमूवल को स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। एडवोकेट जनरल अपना रिजाइन गवर्नर को देते हैं और अटॉर्नी जनरल अपना रिजाइन प्रेसिडेंट को देते हैं। जबकि देखिए जब गवर्नमेंट रिजाइन करती है ना किसी भी स्टेट में, अगर सरकार चली गई तो अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल भी रिजाइन कर देते हैं। अब देखिए एडवोकेट जनरल जो हैं और अटॉर्नी जनरल ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं। अटॉर्नी जनरल इंडिया के हैं, ऑफ इंडिया, और एडवोकेट जनरल उस स्टेट के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं। कोई फुल टाइम काउंसलर नहीं होते सरकार के, ये प्राइवेट प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं, ये प्राइवेट प्रैक्टिस भी कोर्ट में कर सकते हैं, पर सिविल मैटर्स पे, क्रिमिनल मैटर पे ये रिप्रेजेंट नहीं करते, सरकार से बात करके ही क्रिमिनल मैटर पे रिप्रेजेंट करते हैं। और जिस भी केस में सरकार का सूट है, जिस भी केस में सरकार का सूट है उस केस में ये रिप्रेजेंट खुद को अगेंस्ट नहीं करते गवर्नमेंट। ठीक, दोनों ही क्या होते हैं कि अटॉर्नी जनरल जो है वो पार्लियामेंट में जा सकते हैं, ऐसे ही एडवोकेट जनरल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, बट दे डोंट हैव राइट टू वोट, उनको राइट टू वोट नहीं होता। अटॉर्नी जनरल के पास सारे प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज होती हैं जो एक एमपी के पास होती हैं, वैसे ही एडवोकेट जनरल के पास वो सारे प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज होती हैं जो कि एक एमएलए के पास होती हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं फाइनेंस कमीशन की। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 12 में है। आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 12 में है।
प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं, इनकी कोई क्वालिफिकेशंस ऐसा संविधान में मेंशन नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक चेयरपर्सन होता है और 4 मेंबर होते हैं। जज ऑफ सुप्रीम हाई कोर्ट का जज होता है, ये चीज़ याद रखनी है। जो जज ऑफ हाई कोर्ट है ना, वो मेंबर होते हैं, यानी कि क्वालिफिकेशन है एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट। एक फाइनेंशियल मैटर्स पे अच्छे होने चाहिए, इकोनॉमिक्स मैटर पर, पब्लिक अफेयर्स के मैटर्स पे। एडवाइजरी बॉडी है, इसका मेन काम होता है टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन, टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना टैक्स का मेन इनका काम होता है। ग्रांट्स वगैरह को भी फाइनेंस कमीशन देखता है, स्टेटरी ग्रांट्स और इन सब को। ये एक बैलेंसिंग व्हील की तरह एक्ट करता है हमारे फेडरलिज्म में। हर 5 साल में प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है फाइनेंस कमीशन को, या फिर एज अर्ली एज ही थिंक, या जितना उसको जब लगेगा कि हाँ भैया फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करना, तो कर सकता है प्रेसिडेंट। एडवाइजरी बॉडी है और ये बैलेंसिंग व्हील है हमारे फेडरलिज्म। ये चीज़ आपको फील ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म, बेसिकली हमारे फिजिकल फेडरलिज्म का एक बैलेंसिंग व्हील है। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, आर्टिकल 350B के अंदर है, पार्ट 16th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। ये देखिए, ये ओरिजिनली नहीं था हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 से आई है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अपने आप में एक लैंडमार्क एक्ट है, क्योंकि इसमें देखिए एक तो यूनियन टेरिटरी वर्ड आता है, यूनियन टेरिटरीज हम इसी एक्ट में देखते हैं। उसके साथ साथ उस समय पे देश के अंदर भाषाई आधार पर राज्यों की मांग जो है बढ़ रही थी। इसी टाइम पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया था, जिसने कहा था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट आप बना दीजिए। तो उसी को लेके स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को हम बाद में लेके आए। इसके बारे में कोई भी थिंग स्पेसिफाइड नहीं है हमारे संविधान के अंदर। फिर हम बात करते हैं जीएसटी काउंसिल की। जीएसटी काउंसिल, जीएसटी जब आया है उस अमेंडमेंट एक्ट से जीएसटी काउंसिल आई है, यानी कि 101th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जीएसटी काउंसिल हमारे संविधान के अंदर आई है। अब 279A आर्टिकल के अंदर ये आती है, पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से इसको क्रिएट किया जाता है। फिनेंस मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ फिनेंस, ऐसे इस मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि MOS, और इसके अलावा जो स्टेट में फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन स्टेट, हर राज्य के वित्त मंत्री, वो सभी इसका मेंबर होते हैं जीएसटी काउंसिल का। अब इसमें मीटिंग्स होती हैं तो कोरम होता है, हाफ ऑफ द मेंबर होंगे तभी मीटिंग कंडक्ट की जाएगी। 3/4 प्रेजेंट एंड वोटिंग, अगर 3/4 से कोई मोशन पास हो रहा है प्रेजेंट एंड वोटिंग से, वही मोशन पास माना जाता है, जिसपे 3/4 प्रेजेंट एंड वोट गिरते हैं। 1/3 वोट का शेयर इसमें सेंटर के पास होता है और 2/3 वोट का शेयर इसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। तो साथियों, ये थी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जिनको हमने जो है बहुत ही कम समय में और एक PDF के अंदर ही सारा कुछ डिस्कस किया है। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। आप इसको रिपीट में भी देख सकते हैं। इसकी PDF जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम हैंडल @reignite HCS पर आपको मिल जाएगी। यहाँ से आप इसकी PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला है। इस पूरी सीरीज़ का हमारा मेन मोटिव ही ये है साथियों कि आप जितना हो सके उतनी जल्दी आप सिलेबस को कवर कर इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके ना छूटे, कोई भी लास्ट मिनट रिवीजन आप कर सके और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर है, जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी रहे और आप पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। साथियों, ऐसी यही सेम लेक्चर सीरीज हमने 2022 में जब प्री हुआ था उससे पहले हमने स्टार्ट की थी। इस लेक्चर सीरीज में 2022 के अंदर जब प्री हुआ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको इस सीरीज से फ़ायदा होता, तब हमने सिंपल गूगल मीट पे ये सीरीज स्टार्ट की थी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ। उन्होंने कहा सर काफ़ी अच्छी सीरीज़ थी, ये क्वेश्चन है। ऐसे ही इंटरव्यू से पहले, मेन से पहले भी हमने काफ़ी ऐसी गूगल मीट पे ही सीरीज़ स्टार्ट की थी। लोग गूगल मीट पे आते थे, टेलीग्राम पे लिंक शेयर करते थे, बट इस बार हमने सोचा कि क्यों ना यूट्यूब पे इनको पोस्ट किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास इसकी रीच जा सके। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। इसके साथ साथ हमने HCS प्रीलिम्स के लिए भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 6 ही टेस्ट हैं, बस वो 6 टेस्ट ही सफिशिएंट है, क्योंकि ज़्यादा टेस्ट हमने बोम्बार्ड नहीं किए। इन 6 टेस्ट में आपको प्रॉपर HPSC पैटर्न के अंदर ये सारे टेस्ट हैं और एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने टच किया है इन 6 टेस्ट में। ये सारे GS के ही टेस्ट हैं फुल लेंथ, तो इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप
को और अच्छा प्रिपरेशन करना है। इसके साथ साथ हमने एक मैगज़ीन भी स्टार्ट की है एचसीएस के लिए, जो कि करंट अफेयर मैगज़ीन्स हैं। साथियों, इस करंट अफेयर मैगज़ीन में हमने टोटल 3 मैगज़ीन होंगी, जिनमें 3 और 2 मंथ को हमने कंपाइल किया, और जितना कम हो सकता था वो कम करंट अफेयर जो कि एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो हम लेके आ रहे हैं। जल्दी ही इस मैगज़ीन को हम हमारी वेबसाइट पे विजिबल कर देंगे, तो आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के को डिस्कस करेंगे कि कितनी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसके साथ साथ ज्योग्राफी का एक टॉपिक यानी कि ड्रेनेज पैटर्न या ड्रेनेज सिस्टम, इन दोनों को डिस्कस हम करेंगे। इसमें इंडियन रिवर्स को हम पढ़ेंगे, पूरा इंडिया की कोई 2 इंपॉर्टेंट रिवर चैनल्स को उठाएंगे और सारा उनको हम ख़त्म करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।